नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। हुंकार में बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दंगों के बाद एमसीडी ने बुलडोजर चलाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर फिलहाल थम गया है, लेकिन इस बुलडोजर की कार्रवाई से कई लोग बौखलाए हुए हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं यूपी के बरेली के रहने वाले मौलाना तौकीर रजा। देश में महाभारत की धमकी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमान सड़क पर आ गया तो कंट्रोल में नहीं आएगा, देश में महाभारत छिड़ जाएगी। सिर्फ मौलाना तौकीर रजा ही नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी भड़काऊ बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मस्जिद में जल चढ़ाने की बात अगर की गई तो हजारों आदमियों का खून चढ़ जाएगा। आखिर ऐसे बयान का मतलब क्या है? जहांगीरपुरी और बुलडोजर के नाम पर देश के मुस्लिमों को भड़काया क्यों जा रहा है? सवाल यह भी है कि जो पार्टियां जहांगीरपुरी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद वहां पर पहुंच रही हैं, वो क्या राजस्थान के अलवर भी जाएंगी? क्योंकि देखिए, वहां पर भी 80 से ज्यादा लोगों का घर टूटा है। वहां भी 300 साल पुराने मंदिर को जमींदोज कर दिया गया। आज हुंकार में इस पर हम बड़ी बहस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिपोर्ट देख लीजिए जरा। जहांगीरपुरी में बुलडोजर वाले एक्शन पर मौलाना की धमकी। कोर्ट में हमें इंसाफ की अब उम्मीद नहीं रही, और जिस दिन मुसलमान सड़कों पर आएगा उस दिन फिर किसी के कब्जे में नहीं आने वाला है, ये समझ लिया जाए। नरेंद्र मोदी सरकार को मैं चेता देना चाहता हूं। मौलाना तौकीर रजा ने देश में महाभारत की चेतावनी दी। नरेंद्र मोदी धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर नहीं आए तो हिंदुस्तान में भी महाभारत होने से कोई बचा नहीं सकता। भड़काने में समाजवादी पार्टी सांसद भी पीछे नहीं। अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा। मुसलमानों का ये मतलब कम, अगर इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा मुसलमान। क्या मौलाना तौकीर रजा को जेल भेजेगी योगी सरकार? जेल में जगह खाली है और जो गुंडाई करेंगे ठीक किया जाएगा। क्या मौलाना तौकीर रजा की सोच से देश को खतरा है? मुसलमानों की आबादी हमारे लिए खतरा नहीं है। खतरा है आतंकी सोच, कट्टरवादी सोच, जो तौकीर रजा के रूप में, मुर्तुजा के रूप में जो मंदिरों पर कातलाना हमला तलवार लेके करे, कट्टा लेकर। इस देश को बांटने वाली कोई शक्ति अभी पैदा नहीं हुई है। जहांगीरपुरी पर जंग की धमकी क्यों? तो जहांगीरपुरी पर जंग की धमकी क्यों दी जा रही है? इसके बहाने देश को सुलगाने की कोशिश क्यों जा रही है? इस पर हम बहस को आगे बढ़ाएंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले कुछ अहम सवाल भी उठ रहे हैं। और साथ ही अब सबसे पहले आपको यह दिखा देते हैं कि अप्रैल के महीने में देश में तनाव किस तरीके से बढ़ा है। देखिए, सबसे पहले 2 अप्रैल राजस्थान के करौली इलाके में जुलूस निकाला गया, लेकिन उस पर पथराव हुआ। इसके बाद अगले ही दिन यानी 3 अप्रैल को गोरखपुर में मंदिर पर हमले की कोशिश की गई। ये 3 अप्रैल की घटना है। इसके बाद अप्रैल में ही 8 अप्रैल को सीतापुर में महंत बजरंग की हेट स्पीच आपने सुनी, ये 8 अप्रैल का मामला है। फिर 10 अप्रैल रामनवमी के दिन शोभा यात्रा निकाली गई। कई जगहों पर हिंसा की तस्वीरें और खबरें सामने आई, वो भी आपने देखी अप्रैल के महीने में। 10 अप्रैल का ये मामला। इसके बाद 12 अप्रैल को लाउड स्पीकर को लेकर लाउड स्पीकर पर राज ठाकरे का अल्टीमेटम, उन्होंने एक अल्टीमेटम महाराष्ट्र सरकार को दिया था। इसके बाद 16 अप्रैल दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा भड़की। हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा जब निकाली जा रही थी। फिर 21 अप्रैल मौलाना तौकीर रजा ने धमकी दे डाली है इस पूरे मामले को लेकर। तो ये पूरा अप्रैल का आंकड़ा आपने देखा कि अप्रैल में देश में तनाव की स्थिति कैसे, कहीं हेट स्पीच, कहीं पर जिस तरह से पथराव हुआ है, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, इस माहौल को और क्यों आखिर भड़काया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। सभी खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। एक एक करके मैं आपसे उन सभी का परिचय करवा देती हूं। आरपी सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रागिनी नायक को आप देख रहे हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके साथ ही यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ स्वामी दीपांकर आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमीक जामेई एसपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल मिश्रा हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, हमारे साथ वो भी जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। और इसी के साथ मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। शुरुआत में रागिनी नायक आप ही से कर लेती हूँ, क्योंकि ये एक संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है। जिस तरीके से चाहे वो बयानबाजी हो, चाहे वो एक तरीके से इस पूरे मामले को लेकर, अतिक्रमण के मामले को लेकर इस देश में हिंदू और मुस्लिम को फैलाया जा रहा है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि जहांगीरपुरी के बहाने क्या देश को सुलगाने की कोशिश नहीं हो रही? शिरीन, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी मन, वचन और कर्म से ये कहती है और मानती है
कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। तो किसी भी तरह का नफरती, भड़काऊ, जहरीला भाषण जो वैमनस्य और दुर्भावना पैदा करता है, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, क्षेत्र के आधार पर, जो कानून और संविधान की परिधि से बाहर है, उसकी न सिर्फ निंदा की जानी चाहिए बल्कि ऐसे भाषण देने वाले व्यक्ति का जाति धर्म पर न जाते हुए कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि देश जो हमारा कौमी एकता के लिए और सर्वधर्म संभाव के लिए जाना जाता है वो बचा रहे। पर आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि ये हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है। देखिए, दंगे की आग में घी डालने की बजाय मरहम लगाने का काम करना चाहिए, पानी डालने का काम करना चाहिए। और सबसे पहली जिम्मेदारी जो होती है वो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की होती है। भाई, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, पर उनकी नाक के नीचे तमाम शोभा यात्राएं जो देश भर में निकल रही हैं, खरगोन से लेकर जहांगीरपुरी तक, उन पर पथराव हो जाता है। गृह मंत्रालय से कोई आवाज नहीं उठती, मोदी जी एक ट्वीट नहीं करते, एक शब्द नहीं बोलते। मैं तो कहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी बुलडोजर का जो अन्याय चल रहा है उसके खिलाफ है। हमें लगता है कि ये न सिर्फ कुछ घरों पर चल रहा है बल्कि ये गरीबों पर भी बुलडोजर चल रहा है। ये बुलडोजर चल रहा है न्याय पर, ये बुलडोजर चल रहा है संविधान पर, इंसानियत पर यही बुलडोजर मैं आरपी सिंह जी से सुनना चाहती हूँ आज कि यही बुलडोजर चले चीन पर, जो अतिक्रमण भारत के अंदर चीन कर रहा है, उस पर जो वहां बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, इमारतें खड़ी की जा रही हैं। आप चलाइए बुलडोजर, हम आपके साथ होंगे, लेकिन भारत की कौमी एकता पर मत चलाइए, मजहबी तहजीब पर मत चलाइए और इन विवादों को खत्म करने की कोशिश करिए। अगर कोई मैं एक बात बोलूंगी, बस आखिरी बात, फिर आप चली जाइएगा शरीफ। अगर मान लीजिए कहीं पर पथराव होता है, आप उन लोगों को पकड़िए, कार्रवाई करिए, कानून सम्मत कार्रवाई करिए और खत्म करिए। अगर कोई भड़काऊ भाषण देता है उसको अरेस्ट करिए। आप ये रोज नया मुद्दा विवाद क्यों बनाते हैं? इसीलिए कि शिरीन, आप महंगाई पर बात ना कर सके, 45 साल में सबसे ज्यादा बढ़ रही बेरोजगारी पर बात ना कर सके। लेकिन राजनी नायक जी, मुझे ये भी तो बताइए, आप कह रही हैं कि अन्याय का बुलडोजर जो अवैध है उसके खिलाफ तो कानूनी कार्रवाई होगी ना, जो अतिक्रमण है उससे तो हटाया ही जाएगा। ठीक है, आरपी सिंह जी से भी मैं ये सवाल और आपका भी पूछ लेती हूँ जो आप सवाल पूछ रही थी। आरपी सिंह जी, ये सवाल चारों तरफ से उठ रहा है, जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से इस देश में माहौल को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, सवाल ये भी उठ रहा है, आरोप आप लोगों पर ये भी लग रहे हैं कि आप लोग मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो मैं रागिनी नायक जी का एक मोटा चाइना वाली बात पे जवाब दे दूं। नेहरू जी के रहते हुए पूरा का पूरा कश्मीर का हिस्सा चला गया चाइना के पास, एक शब्द नहीं बोला गया। जब पार्लियामेंट में पूछा गया उनसे कि चाइना का हिस्सा चला गया, उन्होंने कहा इसका तो कोई एक घास का पत्ता नहीं उगता। तो एक महावीर प्रसाद जी थे। 8 साल से आपकी सरकार है, नेहरू जी की सरकार है। चीन को ला के और राजनी जी, आप सुन लेते हैं ना, नेहरू जी राजनी जी आप बोल रही थी तो आरपी सिंह बोले नहीं, तो एक बार उनको भी जरा अपनी पूरी बात रखने दीजिए। आरपी सिंह जी, तो एक सांसद थे महावीर प्रसाद, उन्होंने टोपी तोड़ कर मेरे सिर पे एक बाल नहीं उगता, मेरा सिर भी काट कर दे दीजिए। और अभी श्याम शरण इनके राज में एनएसए थे, उनकी रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। 640 किलोमीटर चीन का हिस्सा इन्होंने दे दिया। और मेरा चैलेंज स्वीकार करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए, एनडीए के सरकार रहते हुए एक इंच का हिस्सा नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रहा, देश के जो जनरल थे, आर्मी के जनरल थे, उनका बयान है, मेरा बयान नहीं है। तो इसलिए ये झूठ का जो करना चाहे करें, परंतु असली बात पे आए। ये आज बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि सन 1984 भूल गए, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। पूरी की पूरी माइनॉरिटी को टारगेट कर मेजॉरिटी वोट पाने के लिए षड्यंत्र है। ये मैं नहीं कह रहा, फिर ये तब के रॉ के अफसर की किताब है इन दोनों में खालिस्तान के ऊपर, उसमें पूरी जानकारी दी कि किस प्रकार से कमलनाथ और बाकी सब लोगों ने मिलकर इस पर एक षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचकर किस प्रकार से माइनॉरिटी को टारगेट कर मेजॉरिटी वोट जीत पाने के लिए किया। और दिल्ली के अंदर और देश के अंदर लगभग 10,000 लोगों को, सिखों को टायर डाल कर जलाया गया। तो इसके बारे में बताया नहीं। और 800 से ज़्यादा दंगे हुए सिर्फ नेहरू जी के, इंदिरा जी के, राजीव गांधी जी के रजीम में, और सोनिया गांधी जब रिमोट कंट्रोल सरकार थे तब 800 से ऊपर ज़्यादा दंगे हुए। तो जो कि इनके राज्य की सरकारें हुए। तो इस विषय में नहीं बोलेंगे ये कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, परंतु हम मूल बात पे जाएं। मैं आज भी कहता हूं, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया,
कौन भले कौन मंदे, जब तक, और हमारी सरकार इसको मानती है, ठीक है। और ये गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज बानी है। इसलिए कह रहा हूं, एक मिनट सुनिए, इसलिए कह रहा हूं कि ये सारी जो लड़ाई है इस बात की है कि क्या अल्लाह को पाने का, भगवान को पाने का, रब को पाने का रास्ता एक है, या जिस रास्ते से कोई जो सबको छूट है। जब तक ये मन में संशय रहेगा कि एक रास्ता है और हमारा ही रास्ता ठीक है, तो ये दिक्कत रहेगी। जब ये मन में रहेगा कि सब रास्ते ठीक है तो दिक्कत नहीं होगी। परंतु होता क्या है कि रागिनी नायक की पार्टी उस आग में घी डालती है, बार बार घी डालती हैं और शरारत करती हैं। मैं बिल्कुल इन पर आरोप लगा रहा हूं, जब जब विदेश से कोई राजनेता आते हैं, राजनायक आते हैं, तब तब ये शरारत होती है। ट्रंप आए तो शरारत हुई। आरपी सिंह जी, अब ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं ना, मैं रागिनी जी से एक जवाब ले लूं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। रागिनी जी, ये आरोप लग रहा है कांग्रेस पर, और आरपी सिंह यहाँ बैठकर आरोप आप पर लगा रहे हैं कि आप घी डालने की बात आप कर रही थी ना, घी डालने का काम तो आप लोग करते हैं। देखिए, सिख दंगों पर पहले मैं जवाब दे दूं शिरीन, मैंने अभी एक फोटो भी दिखाई आपके चैनल पर, 3 फरवरी 2002, और खास बात नोट कीजिएगा 2002 की रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स की, जो कहती है कि 14 FIR 49 RSS और भाजपा के कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई थी 84 के दंगों में। आप 84 की बात करेंगे, मैं 2002 की बात नहीं, हम आज की बात कर लेते हैं, मुझे लगता है बेहतर है ना। शिरीन, आज ही की बात कर रही हूँ, एक लाइन बोलने दीजिए। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रिपोर्ट दंगे और कत्लेआम में फर्क होता है। ये मैं बीच में नहीं बोली। दंगे और कत्लेआम में फर्क होता है। मोदी जी के नाम के नीचे 2016 में 862 दंगे हुए, 2017 में 250 से ज्यादा मैं बीच में बोलूंगी तो आरपी सिंह जी एक मिनट करके बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म। ठीक है, 10 सेकंड आपके। 2016 में 862 दंगे हुए भारत में, 2017 में 720, जब बड़ा पेड़ हिलता है तो 2018 में धरती 512, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, याद है किसने कहा था? 2020 में 486, 2400 दंगे मोदी जी और अमित शाह जी की राज हो चुके हैं, और आप कांग्रेस पर आरोप लगा रही। आप ये जो नफरत का बीज आप बोते हैं, उसकी फसल भी नहीं होती है। अब आप लोगों के पास मैं आऊंगी, क्योंकि आप लोग आरोप और प्रत्यारोप में फंस गए। हम पुरानी बातों को ना करके हम इस वक्त की बात करें कि आखिर ये देश में हो क्या रहा है। बुलडोजर की कार्रवाई आखिर कैसे हिंदू मुस्लिम के बीच में फंस गई है, और आखिर इस तरह के बयानों का, इन बयानवीरों का इलाज क्या है? स्वामी दीपांकर, ठीक है, आती हूँ रागिनी जी, 1 मिनट। मैं समझता हूं कि ऊपर बात कर रहे हैं ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। रागिनी जी, अब बाकियों को भी सुन लेते हैं। 1 मिनट, किसका साथी है? किसका साथी है? 1 मिनट, अच्छा ठीक है। अब आप लोग शांत हो जाइए प्लीज, बाकी मेहमानों को भी सुनने दीजिए। स्वामी दीपांकर कुछ बोल रहे हैं, उनको भी सुन लीजिए। ठीक है रागिनी, 1 मिनट, रागिनी जी रुकिएगा। स्वामी दीपांकर, अपना क्वेश्चन दोहरा दीजिए इनकी। मैं कह रही हूँ, ये जो बयानवीर है, इनका भी तो कोई इलाज होगा ना, क्योंकि आग में घी डालने का काम तो ये बयानवीर भी करते हैं, जो कहते हैं कि महाभारत शुरू हो जाएगी। तौकीर रजा का बयान आपने भी सुना होगा। बेसिक मैं समझता हूँ कि कोई भी अगर इस तरह का शीरीन बयान देता है तो निसंदेह वो बयान ना काबिले बर्दाश्त होना चाहिए, चाहे बजरंग मुनि हो या चाहे तौकीर रजा। पर रोचक ये है कि ये शायद हमें लगता है कभी बंद होने वाली लड़ाई अब मुझे नहीं लगती। इसमें हर व्यक्ति अपने वर्चस्व की या अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहा है। एक मैं रोचक चीज पढ़ रहा था, आपसे साझा करना चाहता हूं कि अब की परिस्थिति ये है कि मैं जिस दल में हूं उस दल का गलत भी सही है और दूसरे दल का सही भी गलत है। अब आप सही और गलत की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, अब सब आप सही और सही की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें आप कभी किसी को गलत ठहरा ही नहीं पाइएगा। आप 1 घंटा छोड़िए, 1000 घंटा बहस कीजिए, अगर जो कोई ये कहे कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, तो आप जो कहें हम वो मानने को तैयार। मगर इस तरह के बयान अगर जो आते हैं तो ये निसंदेह बयान आग लगाने जैसे हैं, किसी के भी हृदय पर वज्रपात करने जैसे हैं। आप सोचिए ना कि एक बड़ी आबादी को आप क्या कहकर संबोधित कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या है, उससे यह परिलक्षित होता है। और जब आपके मन की बात परिलक्षित होती है तो हजारों करोड़ लोगों के मन पर क्या उसका प्रभाव पड़ता है, शायद आप इससे अपरिचित रहते हैं। और अगर आप परिचित रहते तो आप इस तरीके के तुच्छ शब्दों को उच्च माइक के सामने कभी ना बोलते। अमीक जमाई, आपने सुना स्वामी दीपांकर जो कह रहे हैं, मौके पर पहुंचकर सियासत चमकाना शायद आसान हो जाता है आप लोगों के लिए, लेकिन अपने सांसदों, अपने नेताओं को यह समझाना कि भाई इस तरह के बयान मत दीजिए, क्या असर पड़ेगा बाकी लोगों का, यह बहुत मुश्किल हो जाता होगा। शीरीन, 2-3 चीजें मैं बहुत छोटी छोटी रखना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले ये जो बुलडोजर की कार्रवाइयां हैं,
ये जो हमारी बहन है बैठी हैं यहाँ पर, रागिनी हैं, और ये हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दिल्ली में मैं भी रहा हूँ 17 साल। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो अनऑथराइज्ड हैं। और मैं कह रहा हूँ ये हमारे प्रवक्ता जी जो बीजेपी के बैठे हैं, इनके मोहल्ले में मैं चला जाऊँ 100 मकान ऐसे होंगे कि जो 10 फीट 4 फीट 5 फीट 8 फीट आगे पीछे होंगे। तो फिर तो मुझे दिल्ली पूरी आधी गिरानी पड़ जाएगी। और अगर आप पूरे दिल्ली के 2000 अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को गिराना चाहते हैं, श्री अमित शाह जी आगे आए, मैं भी चलता हूं साथ में। सवाल यह है कि आप एमसीडी का चुनाव लड़ने वाले हैं और मुसलमानों को आप आइटम सॉन्ग समझते हैं। मैं अभी जौनपुर में रामनवमी में अपने गांव में था ना। 1 मिनट अमित जमाई, क्योंकि मेरा सवाल आप शायद सुने नहीं, मैं दोहरा देती हूँ। नहीं, 1 मिनट रुकिए ना अमित जमाई, आप अपनी बात, आपने जो बात कही ना वो आरपी सिंह जी तक पहुंच गई। रामनवमी पे वो पहुंच गई आरपी सिंह जी तक, वो जवाब देंगे। मैं उनसे कहूंगी कि इसका जवाब दें। लेकिन शफीकुर रहमान वर्ग पर आप कुछ नहीं बोले अब तक। बात सुनो। मैं अब आ रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं इस बात पे। क्या बात है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यह बात करनी पड़ रही है? हमारे देश का हिंदू और मुसलमान ऐसा नहीं है। मेरे जौनपुर में रामनवमी मनाई गई। मुसलमान हमेशा हर्ष उल्लास से उसमें शामिल होते हैं। रमजान में हिंदू भाई शामिल होते हैं। अमित जमाई, आप जवाब दे दीजिए, ऐसा क्या हो गया कि उनको ये कहना पड़ा कि आप मंदिर पर आप जल चढ़ाएंगे तो हम खून चढ़ाएंगे हजारों का? माँ बहन की गालियां देंगे। अमित जमाई प्लीज घुमाइए नहीं मुझे इसका। 1 मिनट। नहीं, अमित शाह जी के पुलिस के संरक्षण में आज भी शफीकुर रहमान को अपने बयान का पछतावा नहीं है। मैं आप ही को सुनवा देती हूँ। नहीं, अब रुक जाइए, आप सुन लीजिए एक बार पहले शफीकुर रहमान को, आज फिर से सुन लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। मैंने कहा था कि जामा मस्जिद संभल की वो कुछ लोग आए कि जल चढ़ाएंगे, तो मैंने कहा भाई अगर तुम जल चढ़ाओगे तो मुसलमान खून चढ़ा देगा इसको। तो ये आप गलत मानते हैं कि इस प्रकार के बयान देना नहीं, कहीं ना कहीं वो सही मानते हैं न, वो सही मानते हैं आप जल चढ़ाने को। विवाद दीवान नहीं है तो संभल से मुताल्लिक था। अमीर जमाई, बिना लाग लपेट के अब इस पर जवाब दीजिए पहले। शीरीन मैं ये कहूंगा, इस तरह के सभी विवादित बयानों से है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हमको बचना चाहिए। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री कहां हैं? नहीं बचना दिल्ली में अमित शाह जी कहां बैठे हैं? दोबारा 2 दिल्ली जाएंगे पिछले 2 साल पहले। अमित जमाई, क्या कर रहे हैं श्री अमित शाह जी? आप क्या कर रहे हैं? क्या काम है उनका? आप लोगों ने क्या किया पहले आप बताइए ना। मस्जिदों के सामने जाएंगे, आपने मां बहन की गालियां देंगे आप। कौन सा धर्म है, कौन सा धर्म है जो इस बात की इजाजत देता हो कि भगवान राम को गाली दी जाए? आपकी पार्टी का संविधान क्या इस बात का इजाजत देता है कि आपकी पार्टी के नेता एक कम्युनिटी को भड़काने की कोशिश करें? मैं जानती हूं आप जवाब नहीं देंगे अमित जमाई, क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। ठीक है, जवाब होगा मुझे बताइएगा, मैं आपके पास फिर आऊंगी। शिरीन, अगर पुलिस प्रशासन के संरक्षण में, अगर पुलिस प्रशासन के संरक्षण में ये लफंगई चलेगी तो रहने दीजिए। आप जवाब नहीं देंगे कि शफीकुर रहमान वर्ग पर आपने अब तक एक शब्द नहीं बोला। आप रहने दीजिए, जवाब होगा तो मुझे बताइएगा। विशाल मिश्रा, नागरिक नहीं है। अमित जमाई, इधर उधर की बातें ना करके जवाब दीजिए तो बेहतर होगा। विशाल मिश्रा, मुसलमान को आप मिटा देना चाहते हैं जी? मुसलमान भारत में न रहे, क्या कहना थे? एक नया गुजरात सवाल पूछिए, एक नया। अमीर जमाई, मैं आपसे आप क्या बातें कर रहे हैं? मेरे एक सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए। आप क्या बातें कर रहे हैं? अब आप रुक जाइए, दूसरों को भी सुन लीजिए। विशाल मिश्रा, उस पर तो आप नहीं जम जा रही है। देखिए विशाल मिश्रा, आप बोलिए। जब राजस्थान के करौली में हिंदू नव संवत्सर के दिन से शुरुआत होती है पत्थरबाजी की, मध्य प्रदेश के खरगोन में पहुंचती है, दिल्ली में हनुमान जयंती जन्मोत्सव के दिन होता है, जब पत्थरबाजी होती है तब इनमें से चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, और चाहे AIMIM के प्रवक्ता हो, इन सब के मुंह में दही जम जाती है। और जब वही जो जिन लोगों ने अनाथ कर रखा है, जब उनके ऊपर बुलडोजर चलता है तो सारी सेकुलर पार्टियां एक तरफ आ जाती हैं। हमारे मान्यवर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी वहां पर भी माइनॉरिटी का खेल खेल गए, ट्वीट करते हैं कि पुअर एंड माइनॉरिटीज। अरे मान्यवर, बुलडोजर का भी अब आप धर्म देखेंगे। अगर किसी ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उस पर बुलडोजर चल रहा है, तो इतना प्यार क्यों है भाई? इतने आप हमदर्द क्यों बनते हैं? वहां पर भी माइनॉरिटी का कार्ड आप लेकर चले आए। ये तुष्टिकांड की राजनीति नहीं तो क्या है? पत्थरबाजी हुई, समाजवादी पार्टी में अब जगह नहीं है। आपने
कंडेम किया। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछता हूँ, कंडेम किया? कांग्रेस अरे के प्रवक्ता प्रोफेसर ने मिश्रा, कंडेम किया? अब वो राज्यसभा नहीं बन पाओगे, ज्यादा मेहनत ना करो, बहुत लोग हो गए। अब जगह नहीं है बीजेपी में। आप मुझे बार बार मैं फिर से अच्छा एक सेकंड विशाल मिश्रा, मैं अतीकुर रहमान के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन अमीर जमाई क्योंकि आप बार बार बीच में बोल रहे हैं, एक बार मुझे और बता दीजिए, आप एक निंदा तक नहीं कर पाए? आप पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर यहां बैठे हुए हैं, पार्टी के एक प्रतिनिधि की तरफ से यहां बैठे हुए हैं, शफीकुर रहमान बर्क का बयान, इसका मतलब आप उसके साथ हैं, मतलब यही हुआ ना? मैं कहता हूं, मैंने कहा शिरीन, मैंने कहा किसी भी तरह का बयान पक्ष विपक्ष से बयान मर्यादित होना चाहिए। आप पहले अपनी प्रोफेसर पार्टी दिल्ली की बात के कीजिए। चुप रहो अभी। और मैं आपको इसकी इजाजत नहीं दूंगी, आप मेरे सभी मेहमानों का नहीं अमित जामी, आप भी थोड़ी संजीदगी दिखाइए, मुझे अच्छा लगेगा आप भी अगर मेरे बाकी मेहमानों से अच्छे से बात करें। शिरीन सुन लीजिए आप, शिरीन सुन लो, आखिरी बात सुन लो। बीजेपी आरएसएस के जितने नेता हैं, जिले के 20-20 नेता की लिस्ट में अगर उत्तर प्रदेश में बनाना शुरू करो, मैं तो आपके पार्टी योगी आदित्यनाथ थक जाएंगे, अब बिल्डिंगें गिरनी शुरू नहीं होंगी। ठीक है, मैं तो शफीकुर रहमान को जानती हूँ फिलहाल, जिन्होंने अपने मुंह से जिस तरह की बात कही, मैं उम्मीद कर रही थी आप निंदा करेंगे। आती हूँ रागनी जी, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन अतीकुर रहमान का पहले रुक कर लेते हैं। ठीक है अमित जामी, बस प्लीज आप इसे अपने भाषण का मंच मत बनाइए, बहुत देर से आप भाषण दे रहे हैं, माफ कीजिएगा। अतीकुर रहमान जी, जिसका जिक्र यहाँ पर स्वामी दीपांकर भी कर रहे थे कि ये एक ऐसी स्थिति हो जाती है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है इस वक्त देश भर में, ऐसे में तो मुस्लिम धर्म गुरुओं को और जो एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने की बात करते हैं, उन्हें तो सामने आकर शांति की अपील करनी चाहिए या मुंह से जहर उगलना चाहिए। जी सही कहा शिरीन आपने। देखिए शिरीन, क्योंकि हम सब जिम्मेदार लोग बैठे हैं पैनल पर, जिम्मेदारी से बात करना जरूरी होगा। कुछ बातें तय हो जाना जरूरी है शिरीन, मैं समझता हूं, अगर इन बातों का हल चाहते हैं हम। कम्युनलिज्म है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम हमेशा ये इश्यूज उठते हैं, तो कुछ कॉमन बातों के ऊपर अगर हम राय हो जाए, आरपी सिंह साहब भी, रागिनी जी भी, स्वामी जी बैठे हैं ये भी, तो वो अच्छा है। सबसे पहले तो ये, जब टुकड़े टुकड़े आप गैंग कहते हैं, कैंडल लाइट आप गैंग कहते हैं, मोमबत्ती गैंग आप नाम दे देते हैं, जिहादी नाम दे देते हैं, तो ये कौन लोग हैं श्री? सरकार को इनको तय करना चाहिए, इनको अपने समाज से उठा के फेंकना चाहिए, इनको सजा आफ्ता करना चाहिए, ताकि ये बातों को हम स्ट्रीमलाइन कर सकें। ये आखिर कौन लोग, क्यों ये इश्यूज उठते हैं? और हमेशा एक उंगली में आपकी तरफ अगर उठाता हूं तो 4 उंगली मेरी तरफ होती है। वही बात आरपी सिंह साहब भी करते हैं, एक उंगली हमारी तरफ उठाते हैं, 4 उंगली उनकी तरफ होती है। तो ये बातों को अगर स्ट्रीमलाइन हम करना चाहते हैं तो इसकी पहल सरकार को करना चाहिए और ये एलिमेंट्स को बाहर करने की पहल करना चाहिए। अब ये नहीं इसका सुझाव होना चाहिए कि आप बुलडोजर लेकर जाएं और उसको जमीन दोष कर दें चीजों को और इसका हल निकल आए। देखिए श्रीन, ये 2-4 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को टीवी चैनल पे मैंने सुना, रिटायर्ड जजेस आए, आईपीएस ऑफिसर्स आए और सबने ये कहा कि जो प्रोटोकॉल होता है उसका वायलेशन हुआ, जो प्रोसीजर होता है उसका वायलेशन हुआ, ये तरीका नहीं होता है, बुलडोजर चलाना हल नहीं है, नोटिस दिया जाता है, कोर्ट का संज्ञान लिया जाता है, सरकार विदिन हम अपनी राइट्स है वो एक्शन ले सकती है, लेकिन प्रोसीजर को फॉलो ना करना एक तरफ इशारा करता है कि ये आपने कम्युनल एक्शन लिया है। शिरीन, मोटी मोटी बात ये है नहीं, एक मिनट, ये आप कह रहे हैं कि एक तरफा कार्रवाई, आप सिर्फ जहांगीरपुरी से ही मुझे लग रहा है अपडेटेड हैं, बाकी जगहों पर जो कार्रवाई हुई है उससे आप शायद नहीं, आपको जानकारी है। अतीकुर रहमान, अलवर की खबर आपको पता होगा, अलवर में भी इसी तरह की फिर कैसी एक तरफा कार्रवाई? आप भी वही बात कर रहे हैं ना अतीकुर रहमान? मैं तो उम्मीद कर रही थी कि आप कुछ ऐसी बेहतर बात करेंगे यहाँ पर, आपने भी वही बात कर दी। देखिए, ये एक स्टीरियोटाइप बन गया है कि मुसलमान दाढ़ी वाला, मुसलमान नाम रखने के साथ साथ वो कभी अच्छी बात नहीं कर सकता है। आप ये इल्जाम हम 70 साल ये मुस्लिम कार्ड मत खेलिए अतीकुर रहमान जी। इस डिबेट में 3 मुस्लिम हैं, एक मैं भी हूँ, एक आप हैं, एक अमित जामी है, तो मुस्लिम कार्ड ना खेलिए। मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि एक तरफा कार्रवाई आप किसको कह रहे हैं? अलवर की खबर आपने नहीं देखी क्या? वहां पर भी तो 300 साल पुराना मंदिर तोड़ा गया।
जी शिरीन, मैंने आपका ध्यान दिलाने की कोशिश की न्याय की तरफ, कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। जो संविधान है ना, ये सिर्फ बोलने के लिए संविधान नहीं है शिरीन। संविधान आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट की तरफ आपका ध्यान खींचता है, सिविल लिबर्टीज के ऊपर जोर देता है। सिविल लिबर्टीज को आप जमीन दोस्त करके बुलडोजर से आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट को सही नहीं ठहरा सकती हैं। मैं उसकी तरफ आपका ध्यान ले जाना चाह रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो सिविल लिबर्टीज को सिक्योर करता है अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट, और जो हुआ है वो आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट। मैं बोल सकती हूँ, ठीक है, नहीं कर रहा हूं। चलिए अब मैं रिएक्शन ले लूं। रागिनी जी आप, क्योंकि आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं, फिर आरपी सिंह के पास आऊंगी। शिरीन देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द कैसे बचा के रखा जाता है इसका उदाहरण दिल्ली के चौहान बांगर में हमारे निगम पार्षद हैं चौधरी जुबैर अहमद, उन्होंने करके दिखाया। जब हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकलने वाली थी, उससे पहले सड़कों को साफ किया गया और फूल वहां पर बिछाए गए। ये कांग्रेस की विरासत है, ये कांग्रेस के संस्कार है। और खरगोन में क्या हुआ आपने देखा, बहुत वायरल हुई थी एक फोटो कि एक आदमी जिसके दो हाथ नहीं है, केवल वो मुसलमान है इसके लिए उसका नाम डाल दिया, उसका घर तोड़ दिया, बुलडोजर चला दिया कि वो पत्थर मार रहा था, उस व्यक्ति के दो हाथ ही नहीं है। तो जब इस तरीके की प्रक्रिया होगी और उसे न्यायिक प्रक्रिया कहा जाएगा तो देश में सवाल उठेंगे। अब मैं कुछ कानूनी कार्रवाई पर जरूर बोल देना चाहती हूँ। आप देखिए, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट सेक्शन 343 कहता है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देना पड़ेगा। 5 से 15 दिन का नोटिस अगर आपने नहीं दिया है तो आप अतिक्रमण को जाकर नहीं तोड़ सकते। फिर बिल्कुल सही, सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि 731 अनऑथराइज्ड कॉलोनी उसी एरिया में है, किसी कॉलोनी में नहीं जाया जाता। सिर्फ जहां दंगा फसाद हुआ है वहां जाया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है और किसी को बख्शा नहीं जा रहा है, गरीबों को कुचला जा रहा है। तीसरी बात, 19 अप्रैल को ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर को चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं बुलडोजर चलाइए जैसे मध्य प्रदेश में चलाया गया है, और उसके कुछ दिन बाद ही बुलडोजर चल जाता है। तो ये संयोग नहीं हो सकता, ये प्रयोग है। ये प्रयोग है देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का, ये प्रयोग है अंग्रेजों की तोड़ो और राज करो की नीति को देश में चलाने का, और भाषा, धर्म, जाति, वेशभूषा, खान पान के आधार पर एक भारतीय को दूसरे भारतीय से लड़ाने का। और शांति की अपील की बात आप कर रही थी, शांति की अपील मोदी जी क्यों नहीं करते? जब कोरोना की विनाशकारी लहर खटखटा रही थी दरवाजा, तब नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। जब देश दंगों की आग में जल रहा है तब वो नमस्ते बोरिस जॉनसन कर रहे थे। तो वो क्यों नहीं शांति की अपील करते? और खामोशी का मतलब हमेशा हाँ होता है। तो रागिनी जी, मौन स्वीकृति है, सहमति। रागिनी जी, तो अगर मोदी जी ने शांति की अपील नहीं की, इसीलिए कांग्रेस नहीं कर रही है, और कांग्रेस भी सिर्फ चुनिंदा सिलेक्टिव प्लेसेस पर जा रही है। आप अलवर गए, आप लोग अलवर जा रहे हैं? मैं आपको बताती हूँ अलवर में क्या हुआ है, आप अलवर पे सुनिए। अलवर में सड़क को चौड़ा करने की कार्रवाई चल रही थी, जिसका आदेश वसुंधरा राजे की सरकार में दिया गया। जिस निगम बोर्ड ने प्रस्ताव पारित किया उसमें सबसे ज्यादा भाजपा के निगम पार्षद बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को तो खारिज कर देना था। आपको भी पता होगा ना कि 300 सालों पुराना मंदिर वहां तोड़ा गया, वो भी लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन राजस्थान की सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि मूर्तियों के लिए भव्य मंदिर बनाया जाए और उनकी भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, वसुंधरा राजे सरकार जब बुलडोजर चल गया मूर्तियों पर, उसके बाद जब बुलडोजर वहां चल गया रागिनी नायक, उसके बाद जेल भेजा जब आप मंदिर तोड़ने के खिलाफ बोल रहे थे। नहीं, उससे पहले क्यों नहीं? आप भी तो फिर तो टाइमिंग पर आपकी भी सवाल उठेगा। एक लाइन सुन लीजिए, हम दोनों बोलेंगे तो कैसे होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा, सारी दलीलें जो तुषार मेहता ने दी ना कि हमने नोटिस दिया था, तमाचा पड़ गया। 2 हफ्ते के लिए डेमोलिशन ड्राइव को सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। नहीं, उसका जवाब आरपी सिंह देंगे, मैं जा रही हूँ उनके पास। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि रागिनी नायक, मुझे बता दीजिए आप लोग किसका इंतजार कर रहे थे? राजस्थान में अलवर में तो आपकी सरकार है, वहां पर किस बात का इंतजार आप लोग कर रहे थे? हिंदू मुस्लिम की राजनीति ये वाली बात आपने जो कही है ना कि राजनीति खत्म हो जाएगी, दरअसल यही दिक्कत यही है। आप सब लोगों के लिए ये सारी चीजें सिर्फ राजनीति का विषय है। इनकी सारी पोल खुल जाएगी। ठीक है, दीपांकर जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं जाती हूँ आरपी सिंह के पास। दीपांकर, रोज नया फसाद लेके आते हैं। स्वामी दीपांकर कुछ ऐड करना चाहते हैं रागिनी। पर
पर हम रागिनी की बात में कुछ ऐड करना नहीं चाहते, हम अपनी एक बात जरूर कहना चाह रहे हैं। देश में नहीं चलने देंगे। रागिनी जी, सवाल मेरा आपसे भी था कि आप लोगों ने बुलडोजर से पहले क्यों नहीं उसका जिक्र किया जिस कार्रवाई का आप अब जिक्र कर रही हैं। क्या ठीक है, अब मैं पहले स्वामी दीपांकर को सुन लेते हैं एक बार। नहीं, क्या जिक्र नहीं किया। राजस्थान में तो 3 दिन 4 दिन का नोटिस दिया हुआ है। वहाँ क्या न्याय परक अगर नहीं है तो बताइए कौन से कानून का उल्लंघन हुआ। तो मूर्तियों को तो रखा जा सकता था ना। मैं देखिए उतना मूर्तियों को रखा जा सकता था ना। आप लोग कहते हैं ना कि आस्था का ख्याल नहीं रखा जाता, तो वो मूर्तियां किसी ना किसी की आस्था का विषय थी ना। शायद नहीं। अरे भाई, भाजपा का निगम पार्षद प्रस्ताव पारित करे, वसुंधरा राजे के आदेश पर ये काम शुरू हो, और सारे सवालों के जवाब दे गए। हमारे राजस्थान में सरकार है, आपने होने दिया। मोदी जी के देश में रागिनी नायक एक बात सुन लीजिए। आप लोगों के, आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, आप उसे रोक सकते थे। मतलब इसका यही हुआ ना कि आप लोगों ने उसे होने दिया ताकि उस पर आगे राजनीति हो। उस राजनीति को होने दिया गया। यही तो मैं आपसे कह रही हूँ ना। ठीक है, चलिए स्वामी दीपांकर। ठीक है स्वामी दीपांकर। शिरीन, 200 साल पुराना मंदिर अगर किसी का पुनः आदेश पूर्व में पारित भी हुआ है तो अगर चाहे तो रोका जा सकता है, और उसको अगर अब टूट ही गया है तो उसको दूसरी जगह सह सम्मान बसाना चाहिए, बसाना चाहिए। मैंने पहले ही बोला, आदरणीय आप आदरणीय अगर जो आदेश दे तो हम पूरा कर लें। नहीं, आप बोलिए स्वामी दीपांकर। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह की स्थिति घटित हुई, ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है निसंदेह। मुझे एक साधक और एक सन्यासी होने के नाते ये तकलीफ दे वाकई ही है कि खरगोन का भी जिक्र किया आदरणीय ने। एक लड़का था शिवम तिवारी, 16-17 साल का लड़का था, शायद अब वो बचा नहीं जितना मैं समझ पा रहा हूँ। और जिसके भाई के हाथ नहीं थे, जिसका जिक्र किया, अखबार में हम पढ़ रहे थे, उसी का लिखा था कि किसी ने मेरा तोड़ा नहीं है। उसी ने, भाई ने ही ये बयान दिया कि किसी पुलिस ने मेरा ये नहीं तोड़ा। अब बयान क्या लिखा है, भाई ने क्या दिया है, ये कुछ एक अलग मैटर हो सकता है, पर मैं बड़ी जिम्मेदार अखबार में पढ़ लिया स्वामी जी, जरा वो अखबार की हम आपको लिंक कर देंगे दीदी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लिंक बता दीजिए ना, जनता को भी पता चले। हम पर्सनली लिंक करेंगे जनता। निसंदेह हम आपको उसका लिंक भेज देंगे। वायरल हुई, 2 हाथ नहीं है, उसका पीछे मलबा खड़ा आप बेफिक्र रहिए, हम उसे ट्वीट कर देंगे। पूरी जनता, 3-4 लाख लोग फॉलो करते हैं, वो देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सलाह के लिए। अब मैं अपनी बात कह दूं अगर जो इच्छा हो तो। नहीं, बात कहिए, पर सच बात कहिए। आदरणीय, आपने जो कहा वही सच, और दूसरा जो कहे गलत, तो ये कैसे हो सकता। परम आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, हाथ हम जोड़ लेते हैं। हम पीड़ा सब नहीं अदमाई, ये हिंदू धर्म है ना, इसका ज्ञान दीजिए ना कि दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचाता। परम आदरणीय, होई है सोई जो राम रची राखा, भाजपा ही पहुंचाते हैं, हिंदू नहीं पहुंचाता। होई है सोई जो राम रची राखा। राम बगल में छड़ी वाले पहुंचाते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हिंदू नहीं पहुंचाता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। होई है सोई जो राम, निकलते हैं मुसलमानों के, हिंदू नहीं पत्थर बरसाते। होई है सोई जो, हिंदू मुसलमानों को भाईचारे की बात करें। होई है सोई जो राम रची राखा। आदरणीय, हिंदू कभी भी हिंसा नहीं करता। हाँ, मैं आपकी बात से 16 आना करते हैं, तलवार लहराना, आदरणीय, गाली गलौज करना, मस्जिद के आगे ऐसे तो बोल नहीं, ऐसे रागिनी जी हम बोल नहीं पाएंगे। आप हिंदू काश अगर जो हम की परिभाषा हम बाद में भी उसका जिक्र कर लेंगे। आज हम डिबेट कर लेंगे। काश अगर पॉलिटिकल लीडर होते हम जरूर आपके साथ कंटिन्यू। नहीं स्वामी दीपांकर, जल्दी बात पूरी। आदरणीय, बस मैं मात्र इतना कहना चाह रहा था कि होई है सोई जो राम रची राखा। और आपने सही कहा कि हिंदू पत्थर नहीं चलाता, क्योंकि आज वर्तमान की परिस्थिति आदरणीय आदरणीय झूठ, आदरणीय, बोलने तो दीजिए। वैमनस्य, नफरत, ये राम को कहाँ प्राप्त कर सकते हैं, वो तो खुद कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। रागिनी जी, रागिनी जी, ये सत्संग की सारी मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं। परम आदरणीय, शोभा यात्राओं में तलवारें लहरा रही हैं। परम आदरणीय, सत्संग हम फिर कभी कर लेंगे, हमें 2 शब्द बोल लेने दीजिए। रागिनी जी, एक सेकंड आप सुन लीजिए। अब हम आधे घंटे से आप सबको सुन रहे हैं, हमारे 2 शब्द सुन लीजिए। हम आधे घंटे से सुन रहे हैं, हमारे 2 शब्द सुन लीजिए। निसंदेह आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि हिंदू पत्थर नहीं चला सकता, क्योंकि वर्तमान में खरगोन हो, चाहे जहांगीरपुरी हो, या चाहे अन्य कोई जगह, क्योंकि ये पत्थर ऑलरेडी खा रहा है, ये चलाएगा कहां से। पत्थर खा रहा है, पर मुझे दुख इस बात का है
कि जिस देश में पुष्प वर्षा की जाती थी वहां पत्थर की वर्षा हो रही है। इस पर जरूर चिंतन करना चाहिए। एक मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूं, हृदय सम्राट कहां सो रहे हैं, आदरणीय पत्थर की वर्षा हो रही है, हिंदू अच्छा रागिनी जी ठीक है, चलिए अब मैं रुक जाता हूं। हृदय सम्राट को आप प्रवचन दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। हिंदू हृदय सम्राट तथाकथित मैं आरपी सिंह के पास आ जाती हूँ। रागिनी जी 1 मिनट रुक जाइए। रागिनी जी दूसरों को सुनने थोड़ा सुन लीजिए, आपको बहुत देर से सब सुन रहे हैं ना। मैं आरपी सिंह से फिर आप ही का सवाल लूंगी, आप कहेंगी फिर उसके बाद कि मैंने आरपी सिंह जी से पूछा नहीं। ठीक है, मुझे दुख इस बात का है रागिनी जी, आप मेरे 2 शब्द नहीं सुन पा रही और बोलने भी नहीं दे रही। जी फिर आरपी सिंह के पास। आदरणीय मुझे बोलने दीजिए, मैं तो आधे घंटे से आपको सुन रहा हूं और अन्य लोगों को। मैं मात्र इतना सा कहना चाह रहा हूं कि इस देश में वर्तमान जो परिस्थितियां घटित हो रही हैं उसमें महसूस किसी को मत होने दीजिए कि वो अकेला है। कि जिस तरीके से वर्तमान परिस्थितियां घटित हो रही हैं कि पत्थर भी खाकर अगर हम अकेले ही रह गए। मोदी जी सुन लीजिए, चलिए आरपी सिंह जी अब आप आइए, क्योंकि सवाल आपको लेकर इस पैनल में भी उठा है और सवाल ये भी उठ रहा है कि देखिए जिस तरह से कार्रवाई हुई, अतिक्रमण वहां पर है, अतिक्रमण पूरी दिल्ली में कई जगह पर है। अमित जमाई भी पूछ रहे थे, रागिनी नायक भी इसका जिक्र कर चुकी हैं और सवाल ये भी उठता है कि इसे जिस तरह से किया गया, जो टाइमिंग इसकी रही, वो दरअसल सवालों के घेरे में है और वो सवाल फिर आप लोगों को भी कटघरे में खड़े करते हैं। शरीर मैं अपेक्षा करूंगा, मैं शांति से सुनता रहा। बड़ा मुश्किल था हालांकि जिस प्रकार से बहस चल रही है आपकी, क्योंकि रागिनी रागिनी जी आप प्लीज थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए, दूसरों को थोड़ा सुन लीजिए। शिरीन आरपी सिंह मेरे कमेंट में लगातार नहीं, उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला। अब सुन लिए, आप सुनिए। कह रही है मैं सुन लेती। ठीक है, थैंक यू। देखिए शरीन कितना झूठ बोलते हैं, सबने देखा कि मैं शांति से सुनता रहा। मैं तो कोशिश कर रहा था कि बहुत आराम से सुनूं, परंतु नहीं समझ आ रही बात। एक नाम देता हूं आपको, इशरत जहान, नॉर्थ ईस्ट के दंगों में आरोपी हैं, जेल में है और कांग्रेस की वहां पर झूठ मत बोलिए, भूल जाते हैं नाम। बाहर आ गई है इशरत जहान, बेल मिल गई है उनको। कहां ले जा रहे हैं? आरोपी का मतलब ये नहीं होता है कि उसने गलत काम इधर उधर की बातों से हटकर मैं ये कह रही हूँ जो सवाल आपसे पूछा गया है, जो इलाका मैं डिबेट नहीं कर रहा, माफी चाहता हूं, आप इनको बुलाएंगे। अच्छा ठीक है, रागिनी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा वरना। रागिनी जी 1 मिनट, नहीं मार कर मारा। रागिनी जी 1 सेकंड शांत रहिए। लोगों ने रेप किया, क्या बात करते हैं लोग? बात करने के काबिल है? आप चिल्ला क्यों रहे हैं? आरपी सिंह जी शांति से तमीज से बात करिए। अब आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। चलिए शांति से, चिल्लाने से क्या हो जाएगा? आरपी सिंह जी चिल्ला के झूठ बोलेंगे तो वो सच मान लिया जाए। मोदी जी क्यों चुप बैठे हैं बताइए? मोदी जी शांति की अपील क्यों नहीं करते बताइए? 3400 दंगे हो गए। मैं शरीन, मैं माफी चाहता हूँ, आप करिए डिबेट, इनको बुलाइए। अगली बार से मैं इनकी डिबेट में कोई बैठेगा नहीं। 1 सेकंड रुकिए जरा। इनकी डिबेट में नहीं बैठ सकते। रागिनी जी ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। रागिनी जी सिर्फ आप बोलेंगी और बाकी लोग यहाँ पर नहीं सुन पाएंगे तो कैसे होगी? चर्चा नहीं कहते ना इसको, आपको पता है, आप तमाम चैनल्स पर बैठ के चर्चा करती हैं। नहीं, आप शांत रहिए प्लीज। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि एक अच्छे पैनलिस्ट होने के नाते अब आप सुनेंगी थोड़ी देर, आपको पूरा मौका मैं दूंगी। आरपी सिंह जी। ठीक है। मतलूब अहमद को कहाँ है आज तक पता नहीं, खरोली वाला कोई पता नहीं कहाँ गैप हो गया, कहाँ वो लापता हो गया, कहाँ उसको छुपा रखा है, किसके घर पे छुपा रखा है, किसी को जानकारी नहीं है। परंतु वो करोली का की व्यक्ति था जिसने वहाँ पे दंगा किया, वहाँ पर सबको जानकारी, पर बोलेंगे एक अक्षर ही बोलेंगे। परंतु हाँ, इनके हिसाब से पत्थरबाजी तो सेकुलर है, बुलडोजर चलाना कॉमनल है। और अभी ये चर्चा कर रही थी राजस्थान में जो मंदिर तोड़वाए इन्होंने, अरे ये मेरे पास रेजोल्यूशन पड़े हैं वहां की कॉर्पोरेशन के, उन्होंने कहा था 30 फुट करिए। इनके कलेक्टर ने वहां पर जबरदस्ती कराया, वहां पर जिस प्रकार से मूर्तियां तोड़ी गई, जिस प्रकार जो वहां पर 300 साल पुराने मंदिर तोड़े गए, सबको दिखता है। अब ये कहें हम बसाएंगे, अरे पहले करते, अब क्या करोगे? अब तो मजबूरी है क्योंकि मीडिया में चल रहा है। अब आपके वो जनेऊधारी जो ब्राह्मण है वो बोलेंगे नहीं बिल्कुल एक शब्द इस बारे में, परंतु हकीकत ये है, मैं वापस उस बात पे आ रहा हूँ जो मैंने शुरू में कही थी, और वही एक रास्ता है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत ते सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन बंदे। और इसलिए कह रहा हूं कि उसको पाने के रास्ते अनेक हो सकते हैं, परंतु जो लोग ये कहते हैं कि एक ही रास्ता ठीक है, दिक्कत वही है। जो लोग कहते हैं एक ही रास्ता ठीक है। और रागिनी बहन, आपको एक और बता दूं, जरा कृपा कर इस बार मुहर्रम की यात्रा में जाइएगा,
कितने खंजर और कितनी तलवारें चलती हैं सबको पता है, क्या क्या बोला जाता है सबको पता है। दिक्कत है आपको जय श्री राम के नारे से डरती है। आपके नेता ने कहा था राम तो होते नहीं, राम हुए ही नहीं। आपके नेता ने कहा था जाकर, आपकी नेता सारी रात आंसू टपकाती रही बाटला हाउस के आतंकियों के लिए, वो भूलना नहीं चाहिए आपको। आपके नेताओं ने कहा था देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है। ये किसने कहा था? आपके नेता, आपके प्रधानमंत्री ने कहा था। तो इसलिए अपनी बातें याद रखिए और कृपा कर देश में बमनेट से फैलाने का काम मत करिए। आप लगातार बमनेट से फैलाने के काम करते हैं। आप राजस्थान संभालिए, आपसे राजस्थान नहीं संभलता। आप झारखंड संभालिए, आपसे झारखंड नहीं संभलता। आप बंगाल के बारे में एक अक्षर नहीं बोलेंगे। आप एक अक्षर नहीं बोलिए आपने बंगाल के बारे में, क्योंकि आपको सूट करता है। एक जाते हैं और मैं कह रहा हूँ, आरोप लगा रहा हूँ कि रागिनी नायक और इसके बाकी जो साथी पार्टियां हैं वो मिलकर एक इकोसिस्टम बिल्ड करते हैं, जानकर जब भी कोई विदेशी प्रधानमंत्री चलिए आरोप आप लगा रहे हैं ना, तो एक कमेंट ले लो रागिनी नायक से। प्रकार के नैरेटिव बिल्ड करते हैं जिससे देश की बदनामी होती है। ठीक है रागिनी नायक जल्दी। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, मोदी राज में 3400 देश में दंगे हो चुके हैं। 3400 दंगे देश में हो चुके हैं। आप कहें तो मैं एक बार फिर से पढ़ के बता दूं। ये आप पहले भी बता चुके हैं। उस आरोप पर जल्दी से जवाब दे दीजिए। दंगों के बाद अरे ये देख लीजिए, आप थोड़ा ज्ञान पर आरपी सिंह आरोप पर अब जवाब तो लीजिए। आरपी सिंह जी आरोप पर सुन तो लीजिए। आरपी सिंह जी ठंडा पानी पीजिए, थोड़ा सी शांति रखिए, शांति रखिए, तमीज से डिबेट करिए, तमीज से डिबेट करिए, ये बताएं पहले तमीज दिखाइए, मर्यादित भाषा में डिबेट करिए, शांति यूपी में अखिलेश यादव को लेकर 218 दंगे हुए थे। क्या यूपी सरकार में एक दंगा हुआ? क्या एक दंगा हुआ यूपी सरकार में? आरपी सिंह जी रागिनी नायक आप दोनों अपने में बोले जा रहे हैं, कोई किसी को सुन ही नहीं रहा है। एक बात कहना सरकारों को रहते हुए बताएंगे क्यों नहीं बताती? झारखंड में आज कितने दंगे हो रहे क्यों नहीं बताते? छत्तीसगढ़ में कितने दंगे हो रहे? आप लोगों ने ना इतना आज एक दूसरे को बोलने नहीं दिया है आप सब लोगों ने, और इस वजह से देखिए समय मेरे पास खत्म हो गया है। माफ कीजिएगा दीपांकर जी, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। 10 सेकंड ठीक है जल्दी से। ये रागिनी जी कह रही थी तो उनके लिए बस एक स्पेशल निकालकर वो कटिंग दिखा रहा हूँ। अच्छा रागिनी जी देख लीजिएगा अगर टीवी आप देख रहे हैं। आदरणीय आप जरूर देख लें। ये आप पर्सनल भेज दीजिएगा, मेरे पास वक्त कम है दीपांकर जी, वो भेज देंगी। ठीक है वक्त इतना ही था मेरे पास, लेकिन थैंक यू सो मच। आप कह रही थी ना तो उन्होंने दिखा दिया। ठीक है चलिए वक्त इतना ही था। आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े, अमित जमे माफी के साथ वक्त मेरे पास था नहीं ज्यादा, मैं आपके पास और आ नहीं पाई, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने। भोपाल में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो इस वक्त चल रहा है। बड़ी संख्या में वहां पर मुस्लिम समाज की महिलाओं ने उनका स्वागत किया है। देखिए भोपाल से संवाददाता ब्रजेश राजपूत की रिपोर्ट। भोपाल में हुए अमित शाह के रोड शो की सबसे खास बात यह रही कि एक बहुत मंच पे खड़े होकर ढेर सारी मुस्लिम महिलाओं ने बुर्के पहन के उनका स्वागत किया। आप देख सकते हैं ये पीछे वही मंच है जिसमें भोपाल की मुस्लिम समाज की तकरीबन 250 महिलाओं ने एक साथ खड़े होकर उनका स्वागत किया और सबके हाथ में 3 तलाक से मुक्ति दिलाने वाले अमित शाह का शुक्रिया का होर्डिंग्स लगा हुआ है। ये सारे मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं और ये निश्चित ही एक बड़ा बदलाव है। और ठीक ऐसा ही स्वागत तब किया गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल के दौरे पे आए थे और उनका भी इसी तरीके से मुस्लिम समाज की महिलाओं ने स्वागत किया था। बहन जी ये सब लोग कहाँ से आई हैं? जी ये सब लोग कहाँ से आई हैं और क्यों आप लोग खड़े हुए? ये सब भोपाल शहर की हैं, अलग अलग जगह के सब लोग हैं और हम सब बीजेपी का समर्थन करते हैं और हम लोग अमित शाह जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पहुँचे। हमने देखा इसमें लेकर 3 तलाक से मुक्ति दिलाने के लिए। जी हाँ 3 तलाक से मुक्ति दिलाने के लिए और भी बहुत सारी अच्छी योजनाएं बनाई है भाजपा ने अल्पसंख्यक लोगों के लिए, तो उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम और उन्हीं का इस्तकबाल करने यहाँ पहुँचे थे। तो और साथ में शिवराज जी थे, शिवराज जी से क्या कहना चाहें? वो तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उनके लिए हमारे दिल में इतना प्यार है कि हम बता नहीं सकते। वैसा मुख्यमंत्री हमने तो कहीं देखा ही नहीं है, वो इतने अच्छे मुख्यमंत्री हैं हमारे दर के। क्या नाम लिखती हैं आप? जी क्या नाम लिखती हैं आप? शुमाइला शेख। कहाँ भोपाल में किस इलाके की महिलाएं? सब अलग अलग जगह की महिलाएं। कितनी होंगी? ये 300 महिलाएं, 300-400 महिलाएं। ये बड़ा बदलाव है। सारी महिलाएं कह रही हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने जो योजना बनी है उसका शुक्रिया अदा करने आए हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सुजवा आतंकी हमले का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आने की खबरें हैं जिसमें ये तमाम जो हमला हुआ वहां पर वो कैद हो गया है। देखिए वो तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं। जम्मू के सुजवा में जो आतंकी हमला हुआ उसका ये सीसीटीवी फुटेज जो वहां पास लगे हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। तस्वीरें उस वक्त की, इसमें आपको
वो धमाका दिखाई दे रहा होगा जो सुजवा इलाके में आज हुआ है। आतंकी हमले की सीसीटीवी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। देखिए, धमाके के बाद इस कैमरे में भी वहां हुई अफरा तफरी जो है वो रिकॉर्ड हुई है। जम्मू कश्मीर के सुजवा में हुए आतंकी हमले की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सीसीटीवी फुटेज हैं जी न्यूज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। और हमारे साथ अजय बाचलू जुड़ गए हैं। अजय बाचलू का रुख कर लेते हैं। अजय, तस्वीरें आ गई हैं सीसीटीवी फुटेज जो कि पास ही लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं जम्मू आतंकी हमले की। जी बिल्कुल, सुजवा में जो आज सुबह हमला हुआ है, दरअसल अब इन दोनों आतंकियों को मारने के बाद पुलिस अब इसकी जांच में जुटी है और जांच एजेंसियों ने इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरास को जो है उनमें खंगाला है और उन्हीं में से एक सीसीटीवी फुटेज जो सुरक्षा बलों के हाथ लगी है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें न केवल आतंकी भागता हुआ नजर आ रहा है बल्कि जिस ग्रेनेड धमाके की सुबह से बात की जा रही थी वो ग्रेनेड धमाके की तस्वीरें भी इस सीसीटीवी में कैद हो जाती है। और लगातार यहाँ पर साक्ष्य जुटाने में लगे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी और दूसरी एजेंसीज, और लगातार अब इलाके में उस घर में जो है वहां पर भी तलाशी की जा रही है, वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, वहां पर सैनिटाइजेशन हो रही है। वहां भी आज सुबह सुरक्षा बलों को एक आईडी मिली थी और जिसके बाद अब दायरा इस जांच का बढ़ाया गया है कि वो आतंकी किस रूट से आए थे, कहां से आए थे, और वही साक्ष्य जुटाने के लिए इलाके के सारे सीसीटीवी कैमरास को खंगाला गया है, जिसमें से एक फुटेज, ये अहम फुटेज इस हमले की सामने आई है जो अब सुरक्षा एजेंसियां लगातार अब रूट का पता लगा रही हैं कि आखिर ये आतंकी आए तो आए कहां से। जी ठीक है, तो अजय बाचलू हमारे संवाददाता। मैं आपको ये भी बता दूं कि अजय बाचलू सुबह 6 बजे से जब से ये खबर सामने आई और अब देखिए शाम के 6 बज चुके हैं, तो लगातार इस खबर पर हमें अपडेट कर रहे हैं वहां से जो कुछ हो रहा है ग्राउंड जीरो से। लगातार जो भी जानकारी आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं वो अजय बाचलू के जरिए देख रहे हैं। अजय बाचलू, ये सीसीटीवी फुटेज जिसमें साफ दिख रहा है एक आतंकी भी भागता हुआ, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, वो धमाका जब वहां पर, जो हमला जब वहां पर होता है तो उसका भी तस्वीरें जो है वो कैद हो गई हैं। अभी कोई और नया अपडेट क्या इस हमले से जुड़ा हुआ मिला है अभी? देखिए, लगातार अब दोनों आतंकियों के जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने की बात जो है वो सामने आई है। उसके बाद अब लगातार न केवल वहां पर सीआईएसएफ के एडीजी पहुंचे हैं, अभी थोड़ी देर पहले इलाके में जो इलाके में किस तरह से घटना घटी है उसको जानने के लिए सीआरपीएफ के डीजी भी गए हैं, सुबह सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी भी गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब बहुत प्रधानमंत्री के यात्रा से पहले का हमला है, बहुत सारी एजेंसीज अब इसकी जांच करेंगी। जांच में न केवल जो स्टेट की एजेंसीज हैं बल्कि मुझे लग रहा है कि केंद्र की भी कुछ एजेंसीज इसमें जांच कर रही हैं और लगातार साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। लगातार जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेड्स हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं जम्मू, ताकि वो आकलन, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले सके इस सारे हमले का। जी बिल्कुल। और अजय, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा यहां पर होने वाला है और उस दौरे से ठीक पहले ये आतंकी हमला, जाहिर तौर पर ये एक बड़ी और कोशिश हो सकती थी, आतंकियों की नापाक कोशिश जो और दहलाने की कोशिश और एक साजिश थी, लेकिन उसे नाकाम कर दिया गया। कम से कम ये एक राहत की खबर है। देखिए, यही सवाल जो आप सवाल मुझसे कर रही हैं, यही सवाल मैंने सीआईएसएफ के एडीजी से भी किया है, तो उनका ये साफ कहना था कि इनका आतंकियों का टारगेट बहुत बड़ा था। आतंकियों का टारगेट सिर्फ वो एक वाहन नहीं था, क्योंकि जिस जगह ये हमला हुआ है उसके कुछ ही दूरी पर सुंजवा का मिलिट्री कैंप है। 2018 की 10 फरवरी 2018 को इसी मिलिट्री कैंप पे बड़ा हमला हुआ था और भारतीय सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था उस हमले में। तो कहीं ना कहीं आतंकी फिदाइन थे, ये बात भी जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी ने कही है। वो फिदाइन जैकेट पहनकर आए थे ताकि अगर वो उनके पास हथियार खत्म हो जाए तो वो अपने आप को ब्लास्ट कर पाए और बड़े से बड़ा नुकसान कर पाए, इस तरह तक का दावा जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया है। तो हमले की सिर्फ वहां पर सीआईएसएफ की गाड़ी को निशाना बनाना और रिटेलिएट होकर भाग जाना सिर्फ ये रणनीति नहीं थी, लेकिन सलाम करना होगा सीआईएसएफ के उन बहादुर जवानों को जिन्होंने इस हमले को रिटेलिएट किया और आतंकी जो सुंजवा कैंप है उसकी तरफ न भागकर एक घर में गए, अनवर नाम के शख्स का वो घर था, और उसके बाथरूम में अपने आप को बंद कर दिया।
ताकि वो सुरक्षा एजेंसियों की या सुरक्षा बलों की नजरों से बच जाएं। लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को ऑलरेडी घेरा हुआ था और अनवर के घर में एनकाउंटर करने से पहले अनवर की फैमिली को वहां से निकाला गया, उसके बच्चों को निकाला गया और फिर इन आतंकियों को मौत के घाट उतारा। तो क्लीन ऑपरेशन है, लेकिन मंशा आतंकियों की बड़ी है, जैसे आप कह रही हैं, बड़ी मंशा थी जिसमें वो पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी हाईएस्ट लेवल पे थी। जी बिल्कुल, तो अजय बाचलू लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। अजय बाचलू, सुबह से जब से ये खबर सामने आई, सबसे पहले एबीपी न्यूज ने इस खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचाया और हमारे संवाददाता अजय बाचलू के जरिए ही पिछले 12 घंटे से लगातार हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। अजय बाचलू मौके से हमें जानकारी दे रहे हैं, इस हमले से जुड़ी एक एक जानकारी उनके जरिए दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। अजय बाचलू, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज, उसमें 3:58 का वो वक्त दिखाई दे रहा है जिस वक्त ये आतंकी इसमें भागता हुआ दिखाई दिया, वहां पर हमला हुआ है। आप मुझे बताइए, क्योंकि आप सुबह से हमें रिपोर्ट कर रहे हो और आप ही ने सबसे पहले ये दर्शकों तक खबर पहुंचाई कि वहां ये हमला हुआ है, कब आपको पता चला, कब आप वहां पहुंचे और बाकी जानकारी आपने किस तरीके से जुटाई? अजय बाचलू, देखिए, लगातार सुबह जब मेरे पास एक खबर आई थी उस समय करीब 4 बजे का वक्त रहा होगा। मेरे किसी एक सुरक्षा बल से जुड़े किसी अधिकारी ने फोन किया कि इस तरह हमला हुआ है, और जब जैसे मैंने ये हमले की खबर सुनी, क्योंकि खुद सुरक्षा बलों के तरफ से फोन आया था तो कंफर्मेशन की जरूरत नहीं थी, तो उसके बाद दिक्कत सबसे बड़ी आई क्योंकि इलाके में इंटरनेट बंद था। तो इंटरनेट बंद होने की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एहतियातन जो सारे लोग बात होती है, वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो शेयर होती है वो व्हाट्सएप पे होती है, तो व्हाट्सएप पूरी तरह से बंद था। लेकिन उसके बावजूद मैं ठीक है, शुक्रिया आपका अजय बाचलू हमारे साथ जुड़ने के लिए, लगातार जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अजय बाचलू 12 घंटे से लगातार इस बड़ी खबर पर सबसे पहले उन्होंने ये जानकारी हम तक, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।